तो अपन देखते हैं राजस्थान का इतिहास। इसमें आता है पहले पाषाण काल यानी कि लिथिक एज यानी लियोथिक एज, ठीक है। फिर इसमें पुरा पाषाण आता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक होते हैं। तो पुरा पाषाण में आते हैं कौन कौन से? डीडवाना, जायल, बूढ़ा पुष्कर, भानगढ़। कौन कौन से? डीडवाना, जायल, बूढ़ा पुष्कर, भानगढ़, अजमेर वाला एरिया है। फिर मध्य पाषाण, ठीक है। मध्य पाषाण यानी मीसोलिथिक, इसमें आता है बागोर, तिलवाड़ा, पचपदरा। बागोर तो हो गया कहाँ पे? उदयपुर साइड। तिलवाड़ा, पचपदरा, फिर सोजत, धनेरी। सोजत आ गया पाली में, धनेरी, ठीक है। तो ये सब है मध्य पाषाण। तो ये हो गया ये पश्चिमी राजस्थान, इसमें बाड़मेर साइड जा रहे हैं उदयपुर से। फिर है पाषाण काल। पाषाण काल का देखें अगर शुरू से, तो 1870 में एक सीए हैकट था, उसने जयपुर और इंद्रगढ़ से एक हस्त कुठार प्राप्त की थी, मतलब हाथ की हथौड़ी टाइप, ठीक है। फिर है एक था सैटन कार। सैटन कार ने झालावाड़ से उपकरण प्राप्त किए थे। और एक थे बी आलचिन। बी आलचिन ने कहा से? जालोर से। अब इनके केंद्र देखें कौन से? पाषाण काल के, पत्थर वाले काल के। तो बागोर, बागोर कोठारी नदी के किनारे पे है, ठीक है, उदयपुर साइड। और इसकी खोज की थी वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। और इसको कहते हैं महासतियों का टीला। महासतिया नामक स्थान है यहाँ पे। और इसको प्राचीन सभ्यताओं का पांडना भी कहते हैं बागोर को। यहाँ पे अपन को क्या क्या मिलता है? यहाँ पे लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं, नहीं माइक्रोलिथ्स मिलते हैं, छोटे पत्थर के उपकरण। फिर यहाँ पे और क्या है? यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिल जाते हैं, कहाँ पे? बागोर में। और बागोर में क्या है? कृषि, कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। फिर यहाँ पे तांबे की छेद वाली सुई मिलती है, लोहे के उपकरण भी मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और शव, शव के साथ खाद्य सामग्री मिली है यहाँ पे, ठीक है। कंकाल में हड्डियों और पत्थरों से बना हुआ हार मिला है, यानी कि कुछ ताबीज वगैरह पहनते थे। फिर तिलवाड़ा, तिलवाड़ा कहाँ है? बालोतरा में है, ठीक है। लूणी नदी के किनारे पे है ये तिलवाड़ा में। और उत्खनन करता रहे वीरेंद्रनाथ मिश्री हैं। लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से भी मिले हैं। और अग्निकुंड मिले हैं यहाँ से, ठीक है। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी पुस्तक थी उनकी? बागोर एंड तिलवाला, लेट मीजोलिथिक कल्चर ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो मीजोलिथिक कल्चर है पर लेट टाइम में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। फिर और देखें मीजोलिथिक में, तो पचपदरा बालोतरा में देखा था, सोजत पाली में, और धनेरी कहाँ पे? पाली में ही है। और अपन ने देखे थे कौन से? ये पुरा पाषाण वाले पैलियोलिथिक, तो ये थे बूढ़ा पुष्कर, जायल, डीडवाना, ठीक है, ये सब थे। फिर आते हैं ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र से क्या समझते हैं अपन? ये कॉपर एज है, ठीक है, कॉपर एज है। और पत्थर में, तो ताम्र पाषाण ये बनास, बनास और आहड़ सभ्यता कहते हैं इसको, ठीक है। इस काल के अधिकतर केंद्र कहाँ पे? बनास नदी के किनारे पे हैं ये, कौन से? कॉपर वाले, ठीक है। और इसे बनास सभ्यता भी कहा जाता है। सभ्यता का प्रमुख केंद्र आहड़ सभ्यता है, ठीक है। आगे चलें, आहड़। आहड़ बेडस नदी के किनारे पे है, जो बनास की एक सहायक नदी है। अब इसका प्राचीन नाम था आगाटपुर, ठीक है। और इसका स्थानीय नाम क्या है? धूलकोट, आहड़ सभ्यता का। इसका खोज किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास हुआ करते थे, उन्होंने करी थी। और एक थे रतन चंद्र अग्रवाल और धीरज सांकलिया, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे अक्षय को? अक्षय एक रतन है फिल्म इंडस्ट्री का, उसको अपन साकल से बांध के रखो वरना खो जाएगा वो। तो अक्षय एक रतन है, उस सांकल से बांध के रखो। अक्षय रतन सांकलिया ने। फिर यहाँ पे क्या मिला है? तांबे की भट्टियां मिली है, ठीक है। तांबे की यानी कॉपर की भट्टियां मिली है यहाँ पे। फिर ये ताम्रवती नगरी कहते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे काले और लाल मृद भांड मिले हैं, जिनको क्या कहते हैं? कोरे, गोरे और कोठे। तो काले और लाल है तो गोरे और कोठे कह रहे हैं उनको। फिर रंग छपाई का उद्योग मिला है, बाट मिला है यहाँ पे, यानी कि व्यापारिक केंद्र था। और यहाँ पे एक बिना हत्थे का जल पात्र मिला है, बिना हत्थे वाला जल पात्र मिला है। फिर अपोलो चित्र वाला सिक्का मिला है, तो अपोलो के चित्र का सिक्का मिला है जो कि यूनान का है। फिर 6 चूल्हे मिले हैं, जो संयुक्त परिवार का उदाहरण है एक तरीके से। यहाँ पे सामूहिक भोजन होता था, ये पता चलता है। फिर 2 मुंह वाला चूल्हा भी मिला है, सिलबट्टा मिला है, गेहूँ, चावल, ज्वार मिली है यहाँ पे। कौन-कौन से? गेहूँ, चावल और ज्वार। फिर शव के साथ आभूषण भी मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। और बेल और मृण मूर्ति मिली है यहाँ पे, जिस बैल की मृण मूर्ति मिली है, मतलब सीधी बात तो ये है। उसको बनासियन बुल कहते हैं, ठीक है। तो ये बनासियन बुल की मूर्ति मिल गई यहाँ पे। फिर और क्या मिला है यहाँ पे? तो यहाँ पे पत्थर की नींव मिली है, कच्ची ईंटें मिली हैं। तो ईंटें यहाँ पे कौन सी थी? कच्ची थी। और क्वार्ट्ज ईंटों में मजबूती के लिए मिलाया जाता था यहाँ पे। तो ये कौन सा था? हो गया आहड़। फिर इसी की कौन सी की? कॉपर यानी ताम्र वाले की है। ताम्र क्या मतलब? ये ताम्र वाले की एक और है, कौन सी? गिलुंड। गिलुंड एक और है, तो इसका उत्खनन करता है बीबी लाल, वी एस शिंदे और गैगरी पोशल। गैगरी पोशल, बीबी लाल, वी एस शिंदे। इसको कहते हैं मोड़िया मगरा, क्योंकि मोड़िया मगरा नामक स्थान से मिली है। फिर यहाँ पे पक्की ईंटें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पक्की ईंटें हैं मोड़िया मगरा में। 5 प्रकार के मृद मृद भांड हैं, पत्थर की गोलियां हैं, मिट्टी के खिलौने हैं और हाथी दांत की चूड़ियां हैं।
तो यही तो है पक्की ईंटें और 5 प्रकार के मृत पाट। फिर एक बालाथल, बालाथल इम्पोर्टेंट है, उदयपुर में ही है, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने खोजा था इसको। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ था ये। यहाँ पे लोहे की भट्टियाँ मिली हैं और एक कमरा मिला है एक भवन मिला है जिसमें 11 कमरे हैं, ठीक है? नलकूप है और हाथ से बना हुआ कपड़ा भी मिला है यहाँ पे, कहाँ पे? बालाथल में मिला है। फिर ओजियाना, ओजियाना कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है ओजियाना। और ये खारी नदी के किनारे पर है। इसको खोजा था किसने? एक तो खोजा था बी आर मीणा ने और एक थे आलोक त्रिपाठी। इन लोगों ने खोजा था इसको, किसको? ओजियाना को। और इस यहाँ पे क्या-क्या मिलता है? गाय बैल की मृण मूर्तियाँ मिलती हैं, किसकी? गाय की और बैल की। फिर आगे चलें भगवानपुरा, भगवानपुरा उदयपुर में है और रोजड़ी, रोजड़ी कहाँ पर है? गुजरात में है। फिर आती है कांस्य युगीन, यानी कि मतलब वो ब्रॉन्ज वाली आ गई कांस्य युगीन, ठीक है? ब्रॉन्ज वाली। अब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता और उनसे रिलेटेड ही है क्योंकि वो भी ब्रॉन्ज की थी। अब आगे चले अपन। तो इसमें पहला आता है कौन सा? कालीबंगा। यहाँ पे काली चूड़ियां हैं शाब्दिक अर्थ, और ये मिली है कौन से खंड में? 2600 से 1900 ईसा पूर्व में मिली है गंगा नदी के किनारे, ठीक है? और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, किसने? अमलानंद घोष ने। फिर अमलानंद घोष के अनुसार कालीबंगा का उद्गम सोती सभ्यता से हुआ है, क्योंकि यह सभ्यता बीकानेर क्षेत्र में स्थित है। कौन सी? सोती सभ्यता, ठीक है? फिर आगे चलें, उत्खननकर्ता कौन-कौन थे? बी.वी. लाल थे, बी.के. थापर थे, एम.डी. खरे थे, के.एम. श्रीवास्तव थे और एस.पी. जैन थे। तो एस.पी. जैन, के.एम. श्रीवास्तव, एम.डी. खरे, बी.के. थापर, बी.बी. लाल। अब इसका उत्खनन किया है ना वो 5 मतलब चरणों में किया था। तो पहले शुरू के 2 इसमें जो स्तर हैं, वो तो प्राक हड़प्पा के हैं, यानी कि हड़प्पा से पहले वाले। और फिर 3, 4 और 5 वाले हैं, वो हैं मतलब जो विकसित हड़प्पा, जब बिल्कुल पीक पे चल रही थी हड़प्पा, उस टाइम के हैं। फिर आगे चलते हैं, पाकिस्तान का कोट दीची उसके समान है ये, ठीक है? फिर दशरथ शर्मा ने इसको तीसरी राजधानी कहा था। अब यहाँ 2 नगर हैं, ठीक है, देख लिए। अब क्या है, दोनों भाग अलग-अलग परकोटे से घिरे हुए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कि ऐसा नहीं है कि एक ही परकोटा है, अलग-अलग परकोटे हैं दोनों में ही। फिर साक्ष्य क्या मिले यहाँ पे? तांबे की तो चूड़ियाँ मिली हैं, ठीक है? हाथी दाँत का कंघा मिला है, अंडाकार कुएँ मिले हैं, ठीक है? और लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, जिन पे सफ़ेद और काली धारियाँ बनी हुई है। ऊँट की हड्डियाँ हैं, ठीक है? गेहूँ, बाजरा, जौ, चना, सरसों ये सब मिले हैं। फिर द्वारपाल कक्ष ये भी मिले हैं। फिर जुता हुआ खेत है यहाँ पे एक, और एक साथ 2 फसलें उगाया करते थे ये लोग। यहाँ पे 7 अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है? कच्ची ईंटें मिली हैं। कच्ची ईंटें इसलिए इसको दीनहीन की बस्ती भी कहते हैं। फिर एक स्पष्ट जल निकासी प्रणाली का अभाव है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है ये, क्योंकि हड़प्पा वालों में होता है ये, पर इसमें नहीं है। ठीक है? फिर आगे चलें, तो यहाँ पे लकड़ी की नालियाँ हैं, युग्मित शवदान है, यानी 2 लोगों को एक साथ दफनाया है, 6 छेद वाली खोपड़ी है, शल्य चिकित्सा का मतलब एक तरीके से जानकारी थी इनको, बेलनाकार मुहर मिली है मेसोपोटामिया की, और भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है? तो ये है। अब आगे चलें, अब आगे आती है लोह काल की सभ्यता, तो इसको वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। राजस्थान में 3 है, अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा और चक 64। फिर आती है महाजनपद काल। तो राजस्थान में एक महाजनपद था मत्स्य। तो ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है, इसमें क्षेत्र था जयपुर, कोटपुतली, अलवर, भरतपुर, डीग। और गोपीनाथ शर्मा ने महाभारत युद्ध के बाद मत्स्य महाजनपद शक्तिशाली हो गया था, ये बात बोली थी। और चेदी जनपद था ना, चेदी महाजनपद था, उसने मत्स्य महाजनपद को हरा दिया था बाद में, और फिर ये मगध का पार्ट हो गया था। राजधानी थी इसकी विराटनगर, जो कि वर्तमान में कोटपुतली में है। फिर सूरसेन महाजनपद तो अलवर, भरतपुर, अलवर का भी पूर्वी भाग, फिर डीग, धौलपुर, करौली इसमें आते थे, राजधानी मथुरा थी। कुरु महाजनपद अलवर का उत्तरी भाग था और राजधानी थी इसकी इंद्रप्रस्थ। एक शिवी जनपद हुआ करता था, तो ये चित्तौड़ में था, राजधानी मध्यमिका थी इसकी चित्तौड़गढ़। और इसकी जानकारी मिलती है महाभारत से, अष्टध्यायी पाणिनि की से, पतंजलि की महाभाष्य से और बल्ली अभिलेख से। और कार्लाइल ने इसकी खोज की थी माध्यमिका की। उत्खनन करता थे इसके डी आर भंडारकर और के बी सौंदरराज। माध्यमिका राजस्थान का प्रथम उत्खनित स्थल है, ठीक है? फिर साक्ष्य मिले यहाँ पे, जैसे सीवी के जनपद के सिक्के मिले हैं, सीवी जनपद के। यहाँ पे विष्णु का मंदिर मिला है, चक्रधार कुएं मिले हैं, नहर, गुप्तकालीन शिव मंदिर मिले हैं, बौद्ध के साक्ष्य मिले हैं। फिर बल्ली अभिलेख क्या है? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसको खोजा था, बिलोट माता मंदिर से खोजा था इसको। और इसमें भाषा है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी। राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है, इसके अनुसार माध्यमिका एक जैन केंद्र था,
ठीक है, अजमेर में है ये बड़ली अभिलेख। फिर मालव जनपद कहाँ पर है? टोंक और जयपुर का है। राजधानी टोंक हुआ करती थी। सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी कहते हैं। और उत्खनन करता थे इसके कृष्णदेव। और यहाँ पे से 6,000 सिक्के प्राप्त हुए हैं मालव के। ठीक है। और आगे चले अपन, यहाँ पे मूर्तियां भी मिली है मालव में, महिषासुर मर्दिनी की, लक्ष्मी, दुर्गा, गणेश, शिवलिंग। फिर अर्जुनायन जनपद, तो अलवर, भरतपुर और नीम का थाना वाला क्षेत्र है वो अर्जुनायन जनपद था। फिर योद्धे जनपद, तो इसने कुषाणों को हराया था। और योद्धे वीर उपाधि धारण करते थे। और शक राजा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से अपन को जानकारी मिलती है कि योद्धे की वीर उपाधि थी। तो ये कहाँ पे था? हनुमानगढ़ और गंगानगर वाले एरिया में था योद्धे। फिर एक था शालव जनपद। शालव अलवर क्षेत्र में था। और जनपद का मत्स्य महाजनपद के साथ विवाद था। ठीक है। फिर एक था राजन्य जनपद। राजन्य जनपद कहाँ पे था? भरतपुर वाले क्षेत्र में था राजन्य। फिर आता है मौर्य काल। मौर्य काल में राजस्थान में एक बैराट क्षेत्र था, बैराट। तो अशोक के दो अभिलेख प्राप्त होते हैं बैराट से। एक कैप्टन बर्ड को बीचक की पहाड़ी से भृगु शिलालेख मिलता है, जिसमें अशोक को मगध का राजा बताया है। अशोक बुद्ध, संघ और धम्म पर विश्वास करता है। ठीक है। फिर और अशोक को देवा नाम प्रियदर्शी कहा है इसमें। और यहाँ से 7 जो बुद्ध की पुस्तक है उनकी जानकारी मिलती है। फिर एक कार्लाइल था। कार्लाइल को भीम की पहाड़ी से अभिलेख मिला है। ये कब मिला था? 1871 में मिला था। और उसको कैप्टन बर्ड को 1837 में मिला था। तो भीम की पहाड़ी से मिला था। यहाँ पे उत्खनन करता थे दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित। तो यहाँ से और क्या मिला है भीम की पहाड़ी से? यहाँ पे शैल चित्र मिले हैं, शंख लिपि मिली है। फिर यहाँ पे हवेशांग आया था तो उसने इसको पीलो पीलो यो तोलो कहा है। क्या कहा है? पीलो यो तोलो कहा है। ठीक है। फिर यहाँ पे उसने, किसने? जो ह्वेनसांग ने, उसने बताया कि यहाँ पे 8 बौद्ध मठ हुआ करते थे और हुण राजा मीरकुल ने इनको तोड़ दिया था। फिर बैराट के बैल और भेड़ प्रसिद्ध हुआ करते थे, उसने ये भी बताया है। फिर यहाँ पे जो महाराजा राम सिंह द्वितीय हैं, उनके शासनकाल में यहाँ पे खुदाई हुई थी। तो यहाँ पे एक संदूक मिली थी। ठीक है। सोने की एक संदूक प्राप्त हुई थी जिसमें मे भी भगवान बुद्ध के अवशेष रहे होंगे। फिर आगे चले अपन, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में सबसे इंडो ग्रीक्स आते हैं। तो इंडो ग्रीक्स में भी एक राजा आता है, कौन सा? मिनांडर। उसने मध्यमिका पे आक्रमण किया था। ये जानकारी अपन को मिलती है पतंजलि की महाभाष्य से। फिर इसमें बैराट से, और हमें क्या मिलते हैं यहाँ पे मौर्योत्तर काल में? बैराट से हमें 28 इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त होते हैं, जिसमें 16 तो मिनेंडर के ही थे। और बैराट से चांदी के भी 8 आहत यानी पंचमार्क कॉइन मिले हैं, सूती कपड़े में बंधे हुए। ठीक है। तो फिर आगे चले अपन। फिर एक क्षेत्र था मौर्योत्तर काल में, नोह। नोह कहाँ पे है? डीग में है। उत्खनन करता थे रतन चंद्र अग्रवाल। कृषि के लोहे के उपकरण मिले हैं यहाँ से। और कुषाण के सिक्के मिले हैं। ठीक है। यक्ष की मूर्ति मिली है जिसे जांक मावा कहते हैं। ठीक है। और शुंग काल से संबंधित है ये। ठीक है। फिर आगे चलें, बड़वा अभिलेख। ये 12 का है, ये भी मौर्योत्तर कालीन है। 238 ईस्वी का है। और यहाँ पे मोखरी वंश के महासेनापति की जानकारी मिलती है। तो मोखरी वंश का महासेनापति बल की जानकारी मिलती है। 4 स्तंभ मिले हैं जिसमें 3 लेख युक्त हैं बड़वा अभिलेख में। फिर एक है रंगमहल हनुमानगढ़ में, इसको डॉक्टर हन्ना रीड ने खोजा था। ये भी मौर्योत्तर कालीन है। चावल, मिट्टी के खिलौना, लाल मृद भांड जिन पर काले रंग की धारियां, ये मिलते हैं। और गुरु शिष्य की मूर्ति भी मिलती है यहाँ से। कहाँ से? रंगमहल से। तो आगे चलें अपन, इसको किसने खोजा था? हन्ना रीड ने। फिर आता है गुप्त काल। गुप्त काल के क्षेत्र कहाँ पे है? तो बयाना भरतपुर में है। समुद्रगुप्त ने बयाना पर अधिकार किया था। और वरिक वंश, उसका एक सामंत हुआ करता था, विष्णुवर्धन। उसने यहाँ पे एक भीमलाट बनाई थी। और भीमलाट समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ है। और राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है ये। फिर यहाँ पे बयाना के पास एक नागला छेल गांव है। ठीक है। वहां पे हमें गुप्त सिक्कों का ढेर मिला है नागला छेल से। और प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने बयाना में, कहाँ पे? बयाना में क्या बनाया था? उषा मंदिर बनाया था। प्रतिहार राजा था लक्ष्मण सेन। फिर मध्यकाल में बयाना में नील की खेती होती थी। ये डच व्यापारी के अनुसार है। ठीक है। फिर एक है बाड़ोली शिलालेख, या फिर बाड़ोली जो भी है। तो यहाँ पे ये चित्तौड़गढ़ में बाड़ोली। यहाँ पे क्या है? शिव मंदिर का निर्माण करवाया था बाड़ोली में। और हुण राजा मीरकुल ने करवाया था ये। ठीक है। शिव मंदिर का निर्माण जेम्स टोड ने खोजा था इस मंदिर को। फिर एक है चार चौमा कोटा। चार चौमा ये एक शिव मंदिर है और ये चतुर्मुखी शिवलिंग है। ठीक है। चार चौमा मंदिर। फिर आगे चले अपन, फिर गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में आता है भीनमाल। ठीक है। ये चावड़ा राजपूतों की राजधानी थी। यहाँ पे से अपन को बसंतगढ़ अभिलेख में इन चावड़ा जो राजपूत हैं इनकी जानकारी मिलती है। बसंतगढ़ कहाँ पर है? सिरोही में है ये बसंतगढ़ अभिलेख।
फिर चावड़ा राजाओं ने माघ में ब्रह्मगुप्त को संरक्षण प्राप्त दिया था, ये अपन को पता चलता है। फिर हिवेंशांग था ना, उसने भीनमाल की यात्रा की थी और इसको कहा था पीलो मोलो। फिर भीनमाल विद्या का केंद्र हुआ करता था। प्रतिहारों ने फिर बाद में भीनमाल पे प्रतिकार कर दिया था, ठीक है, चावड़ाओं को हरा दिया और प्रतिहारों का अधिकार हो गया था। इसके उत्खनन करता थे रतन चंद्र अग्रवाल। और यहाँ से अपन को मिले शक के सिक्के मिले हैं, फिर रोमन एम्फरा मिला है, ठीक है। और यहाँ से क्या मिला है, यूनानी दो हित्ती सुराई मिली है, दो हत्ती जिसमें दो हाथ हैं, हैंडल है, ठीक है, वो सुराई मिली है यूनान की। फिर मार्ग की कुछ पुस्तकें जैसे शिशुपाल वध है, और ब्रह्मगुप्त की है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंडक खाद्य। और ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कहते हैं। फिर प्रमुख प्राचीन अभिलेख हैं कुछ, जैसे बसंतगढ़ अभिलेख है सिरोही का, 625 ईस्वी का है ये। और यह कहाँ पे मिला है, खीमेल माता मंदिर है वहां से। और इसके अनुसार जो चावड़ा राजा थे, वर्मलाता वर्मलात, ठीक है, तो चावड़ा राजा था एक वर्मलात। तो उसका एक साथ मतलब सामंत हुआ करता था रज्जिल, वो आबू का सामंत था, ये पता चलता है, रज्जिल आबू का सामंत था चावड़ा राजाओं का, ठीक है। तो यहाँ से सामंती व्यवस्था की जानकारी मिल गई बसंतगढ़ से, ठीक है। फिर है मानसरोवर, मानसरोवर चित्तौड़ अभिलेख, ये मानसरोवर अभिलेख कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और यहाँ से चार मौर्य राजाओं की जानकारी मिलती है, कौन कौन से की, माहेश्वर की, भीम की, भोज की और मान की। महेश्वर, भीम, भोज, मान। फिर कणशवा शिवालय अभिलेख, ये कोटा में है, और इसमें मौर्य राजा धवल की जानकारी मिलती है, और ये अंतिम मौर्य राजा शासक था। फिर एक है बुचकला अभिलेख, ये जोधपुर में है और पार्वती माता मंदिर से प्राप्त होता है। और यहाँ पे प्रतिहार राजा था नागभट्ट, उसकी जानकारी मिलती है। फिर एक है राजौरगढ़ अभिलेख, राजौरगढ़ अभिलेख कहाँ से मिलता है, अलवर से मिलता है ये। और ये इसमें जो एक मथन देव प्रतिहार था, मथन देव प्रतिहार, वो कन्नौज का एक राजा हुआ करता था, महिपाल प्रतिहार उसका सामंत था, उसकी जानकारी मिलती है मथन देव प्रतिहार की। फिर अन्य पुरातत्व स्थल देखें तो गणेश्वर है नीम का थाना में, कांतली नदी के किनारे हैं, रतन चंद्र अग्रवाल ने खोजा था, उत्खनन करता थे मतलब। और यहाँ पे किसकी है ये, जो ताम्रयुगीन है ना, उसकी जननी है ये, ताम्रयुगीन यानी कॉपर वालों की। यहाँ पे ताम्र संचयी सभ्यता मिलती है। और तांबा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था यहाँ से। काले नीले बृहद्भांड मिलते हैं, तो नीले मिलते हैं यहाँ से, सबसे इंपॉर्टेंट नीले बृहद्भांड। फिर पत्थर के मकान बनाए जाते थे, पत्थर के बांध भी मिला है यहाँ से, ठीक है। तो ये कौन सा है, गणेश्वर सभ्यता। फिर एक आता है कौन सा, सुनारी सभ्यता। तो कांतली नदी के किनारे स्थित है ये, वैदिक कालीन बस्ती है। लोहे की भट्टियां मिली है यहाँ से, घोड़े से खींचे जाने वाले रथ मिले हैं, ठीक है। और चावल मिले हैं यहाँ से, कहाँ से, सुनारी से। फिर आता है बरौर, बरौर कहाँ पर है, श्री गंगानगर में है, सरस्वती नदी के किनारे हैं। और ये प्राप्त हड़प्पा और विकसित हड़प्पा की जानकारी मिलती है यहाँ से। और बटन के आकार की मोहरें मिली है, लाजवर्द मिले हैं, ठीक है। तो अपन को तो याद रखना है बरोड़ कहाँ पर है, बरोड़ है श्री गंगानगर में। फिर रेड रेड है टोंक में, और केदारनाथपुरी ने इसको खोजा था। और ये मालव जनपद का प्रमुख केंद्र था, किसका, मालव जनपद का। इसको लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए टाटा नगर भी कहते हैं। और मातृ देवी मूर्ति मिली है, पगड़ी पहने महिला मिली है यहाँ पे, कहाँ पे, रेड टोंक में। फिर आगे चलें तो जोधपुरा कहाँ पे, कोटपूतली में, साबी नदी के किनारे, रतन चंद्र अग्रवाल ने खोजा था, लोहा मिलता था यहाँ पे भी, ठीक है। फिर है नलियासर, नलियासर जयपुर में है, साबर के किनारे है। और फिर कुराड़ा, कुराड़ा कहाँ पर है, डीडवाना, डीडवाना में है कुराड़ा। और यहाँ से खेती के औजार मिले हैं। फिर ईशवाल, ईशवाल कहाँ पे, उदयपुर में है, और ये औद्योगिक नगरी है ईशवाल, ठीक है। फिर यहाँ से भी लोगों के साक्ष्य मिलते हैं। फिर झाड़ोल, झाड़ोल कहाँ पर है, उदयपुर में है झाड़ोल। फिर पिंड पांडलिया, पिंड पांडलिया कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है पिंड पांडलिया। और कोल माहोली है सवाई माधोपुर में। और मलाह है भरतपुर में, एलाना जालोर में है। फिर नंदलालपुरा जयपुर, किराड़ोत भी जयपुर, और चितवाड़ी चितवाड़ी भी जयपुर में है। फिर कुछ सिक्के मिले हैं, तो कुछ तो हैं गुप्त के सिक्के और कुछ है मिहिर भोज यानी प्रतिहार के सिक्के। अब गुप्त के सिक्के में गरुड़ का मतलब सिक्के होते थे, गरुड़ का निशान, और मिहिर यानी प्रतिहार वालों में अधिवरा के सिक्के होते थे। कहाँ कहाँ से मिले, गुप्त के मिले रेड, स्याला, रेड और स्याला तो है टोंक के। फिर मारोली है जयपुर का, तो रेड, स्याला, टोंक, मारोली, जयपुर। अहेड़ा है अजमेर का, और नगला छैल है भरतपुर का। तो मारोली जयपुर, अहेड़ा अजमेर, नगला छैल भरतपुर। फिर आदिवरा के सिक्के यानी मीर वालों के, तो ये है मावल देसर हनुमानगढ़, नोहर और पल्लू, मावल देसर, नोहर और पल्लू, ये है हनुमानगढ़ से। फिर नावा है डीडवाना का, डेगाना है नागौर का, और बगेरा, बगेरा है अजमेर का। फिर कुछ शैल चित्र भी मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं, छाजा नदी है बूंदी में वहां से, और चंबल नदी है कोटा में वहां से।
अब इसमें शिकार के दृश्य दिखाए गए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, जैसे कुछ कुछ जगह हैं। एक तो डडीकर है, डडीकर और हरसोरा, डडीकर हरसोरा तो अलवर में है। फिर एक सोहनपुरा, सोहनपुरा सीकर में है। कन्यादय, कन्यादय बारा में है। गरदड़ा बूंदी में है। और आलनिया कोटा में है। आलनिया की जो शैल चित्र हैं उनकी खोज की थी जगत नारायण ने। पर अपन को याद रखना है कौन कौन से, डडीकर अलवर, हरसोरा अलवर, सोहनपुरा सीकर, कन्यादह बारा, गरदड़ा बूंदी, आलनिया कोट्टा, ठीक है। तो ये हो गए। अब एक आता है कौन सा, मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था। तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था को सामंती व्यवस्था भी कहते थे। इसमें एक भाई तो राजा बनता था और बाकी भाइयों को भूमि दे देते थे, उनको जागीर कहते थे, ठीक है। अब ये व्यवस्था बंधुत्व पे आधारित थी, ठीक है, क्योंकि भाई भाई है ना सारे। फिर एक वंशानुगत भी थी, ठीक है भाई। फिर राज्य, राजा की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती थी, भाइयों की सामूहिक धरोहर होती थी। बस वो है कि राजा उनमें एक वो समान में प्रथम है, मतलब समकक्षों में प्रथम होता था। ठीक, सीधी बात तो ये है। पर यूरोप में क्या होता था, राजा और उसमें स्वामी या सेवक का संबंध होता था। पर हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं था, हमारी व्यवस्था टेंट के समान थी, ठीक है, समकक्षों में प्रथम है राजा। पर मुगल जब आए ना, मुगल के टाइम पे हमारी सामंती व्यवस्था में पद सोपान आ गया था। पर फिर भी हमारा जो मूल ढांचा था वो तो टेंट ही रहा है, ठीक है। और हमारी व्यवस्था किस पे आधारित थी, सम्मान पे और कर्तव्य पे, कि भाइयों का कर्तव्य है भाई। तो वो वही वाली बात है। सामंतों द्वारा राजा को दिए जाने वाले कर कौन कौन से हैं, इनको देखते हैं। तो पहला आता है रेख। रेख, रेख में होती है दो तरह, रेख क्या है, राजा को भू राजस्व जमा करवाया जाता था सामंतों द्वारा, वो होती है। अब जैसे जो अमर सिंह थे, अमर सिंह द्वितीय, उसके समय है ना इस रेख व्यवस्था को व्यवस्थित कर दिया था। तो इसलिए इसको कहा जाता है अमरशाही रेख, ठीक है। अब ये दो प्रकार की होती है, पट्टा रेख, ये होती है अनुमानित भू राजस्व, जो पट्टे में लिखी जाती है किसी जागीर देते समय कि इतनी देनी होगी। पर भरतू रेख है जो वास्तविक में भू राजस्व देता है वो, ठीक है। फिर एक होता है उत्तराधिकार कर। उत्तराधिकार होता है कि नए सामान बनता है जब राजा को दिया जाता है। अब अलग अलग रियासत में अलग अलग नाम है। मेवाड़ में इसको कहते हैं कैद खालसा, तलवार बंदाई और नजराना। मेवाड़ में कैद खालसा, तलवार बंदाई, नजराना। मारवाड़ में कहते हैं हुक्मनामा और पेशकशी। मारवाड़ में हुक्मनामा और पेशकशी। और ऐसा जैसलमेर एक ऐसी जगह थी, ऐसा मतलब थी, मतलब रियासत जहाँ पे है ना सामंत ये कर नहीं देते थे उत्तराधिकार का, कि नया सामंत बनाया तो ऐसा नहीं कि कर देना है अपन को, तो जैसलमेर में नहीं देते। फिर नजराना, नजराना क्या है, युवराज के प्रथम विवाह पे सामंतों द्वारा जो राजा को दिया जाता है, ठीक है। तो राजा के बेटे का शादी हो रही है तो सामंत उसको दे रहे हैं कुछ कर। फिर न्योत कर, ये राजकुमारियों के विवाह पे दिया जाता था सामंतों को द्वारा। फिर एक गनीम बराड़, गनीम बराड़ क्या है, युद्ध के समय जब सामंत राजा को कुछ हेल्प करते थे, कर देते थे, तो वो थी। फिर चाकरी क्या है, चाकरी, सामंत राजा के लिए कुछ सेवा कर रहे हैं, जाके कर नहीं दे रहे पर वहां पे कुछ सेवा कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, उसकी बेटी की शादी में मान लें, तो उसके लिए राजा कोई धन नहीं देता था, चाकरी ये है। पर जैसलमेर एक ऐसी रियासत थी, वहां पे सामंत से अगर काम करवा रहे हैं ना तो उनको धन दिया जाता था। फिर सामंतों के विशेषाधिकार क्या है, तो ताजीम होता है। एक ताजीम क्या है, जब सामंत आता था दरबार में तो राजा खड़ा होकर स्वागत करता था। तो ये भी दो तरह की होती है। एक होती है एक इकेवड़ी, इकेवड़ी में होता है केवल आ रहा है तब खड़ा हो रहा है। और दोवड़ी होता है जब सामंत जा रहा है तब भी खड़ा हो जाएगा राजा। फिर एक है महापसाव, इसमें क्या है, राजा आता है तो राजा उसके कंधे को थपथपाता है कि बेटा बहुत शाबाश शाबाश, उस तरह से। फिर एक होता है हाथ कुरम, हाथ कुरम में क्या होता है, कंधे को तो थपथपाता ही है, हाथ को, वो उसके हाथ को अपने हृदय पे भी लगाता है, हाथ कुरम। फिर है जागीरों के प्रकार देखें। जागीरों के प्रकार में होते हैं एक तो सामंत जागीर, ठीक है। तो सामंत जागीर क्या है, ये राजा द्वारा अपने भाइयों को जागीर दी जाती थी, वो है, और ये वंशानुगत होती थी। फिर एक होती है हुकूमत जागीर, हुकूमत जागीर प्रशासनिक अधिकारियों को दी जाती थी। फिर एक होती थी भौम, भौम कौन सी जागीर होती थी, जो सैनिक सेवा के बदले दी जाती थी। और ये वंशानुगत भी हो सकती थी और अवंशानुगत भी हो सकती थी। फिर एक है शासन, शासन जागीर क्या है, धार्मिक अनुदान के रूप में दी जाती थी, कर मुक्त होती थी ये, और माफी जागीर भी कहते थे इसको। जैसे मुगल बादशाह अकबर ने 18 गांव दिए थे अजमेर की दरगाह को, मेवाड़ के जगत सिंह ने भी दिए थे, ऐसे ही कुछ। फिर है सामंतों की श्रेणियां। तो मेवाड़ में 3 श्रेणियां होती हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम में होते थे 16 सामंत जिन्हें कहते थे उमराव। तो सलूम्बर का सामंत सबसे प्रमुख है इन उमराव में, ठीक है। फिर है द्वितीय श्रेणी, इसमें क्या है, इसमें 32 सामंत होते थे। और एक तृतीय श्रेणी होती थी जिसमें 100 से अधिक सामंत होते थे, उन्हें गोल कहते थे। तो 3 है, 16, 32, 100। 16 वाले उमराव, 100 वाले गोल। फिर मारवाड़, मारवाड़ में 4 श्रेणियां होती हैं। राजवी, राजवी में होते हैं राजा के निकट 3 पीढ़ी के सामंत,
तो जो पिछली 3 पीढ़ी हैं उनके सामंत, निकट 3 पीढ़ी के सामंत, जैसे पापा के टाइम के सामंत, दादा के टाइम के सामंत, ठीक है? वो, तो इनने तो रेख, चाकरी, हुक्मनामा ये सब नहीं देने होते थे। जैसे वो रेख, है ना? चाकरी और हुक्मनामा। पर सिरदार, सिरदार क्या होते थे? निकट 3 पीढ़ी के अलावा अन्य राठौड़। अब ये 3 पीढ़ी पापा, दादा और खुद की, इनके अलावा उससे पहले भी कुछ रहे होंगे सामंत, तो फिर वो है सिरदार। फिर गिनायत, गिनायत क्या है? वे सामंत जिनसे राजा का वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। तो कोई सामंत है, उससे राजा ने शादी कर ली उसकी बेटी से या किसी से, तो फिर वो गिनायत कहलाते हैं, सामंत जिनसे राजा का वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। और मुत्तसदी, मुत्तसदी क्या है? प्रशासनिक अधिकारी को कहते हैं मुत्तसदी। फिर है बीकानेर, बीकानेर में 3 श्रेणियाँ होती थी। प्रथम में होते थे राव बीका के वंशज, तो बीका के जो वंशज हैं, उसके दादा-परदादा। फिर द्वितीय श्रेणी में आते थे बीका के वंशजों के अलावा अन्य राठौड़ सामंत, तो उसके दादा-परदादा तो नहीं है, पर मतलब वो राठौड़ हैं, सीधी बात ये है। फिर एक तृतीय श्रेणी, जो बीका से पूर्व के बीकानेर के शासक वर्ग, तो बीका ने जब बीकानेर बसाया था, उससे पहले भी बीकानेर में कोई शासक रहे होंगे, तो उन लोगों को तृतीय श्रेणी में रखा जाता था। बीकानेर में। फिर जैसलमेर में 2 श्रेणियाँ थी, तो एक जीवनी, जीवनी होती थी जो दाएँ हाथ की तरफ बैठती थी, और डाबी होती थी जो बाएँ हाथ की तरफ बैठती थी। ठीक है? फिर आमेर, आमेर में पृथ्वीराज था, उसने 12 प्रमुख सामंत बनाए थे, इसे 12 कोटड़ी व्यवस्था भी कहते हैं। फिर कोटा में 30 प्रमुख सामंत हुआ करते थे, और हाड़ा चौहान सबसे ज़्यादा हुआ करते थे इनमें भी। और कोटा में भी 2 तरह के होते थे ये भी, तो एक तो होते थे देशथी, देशथी हमेशा थे जो कोटा में ही रहते थे, और हजूरती होते थे जो राजा के साथ घूमते रहते थे। हजूर जैसे राजा अगर कोई बाहर घूमने गए हैं, तो उसके साथ जाएँगे वो वाले सामंत, और फिर वो देशती वाले हैं, वो कोटा में रह के कोटा की रक्षा करेंगे। फिर है प्रशासनिक अधिकारी। अब होता है राजा। राजा सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता था, पर वो निरंकुश नहीं था, और राजा कम उम्र का होता था तो माता शासन संभालती थी। फिर एक होता था प्रधान। प्रधान क्या करता था? प्रशासनिक और सैनिक मामलों को देखता था, और उनमें राजा को सलाह देता था, प्रशासनिक और सैनिक में। जैसे कोटा में इसको कहते थे दीवान या फौजदार, बीकानेर में कहते थे मुख्तियार, जयपुर में कहते थे मुसाहिब, और मेवाड़ में और मारवाड़ में कहते थे, जैसलमेर में प्रधान। फिर दीवान होता था, ये वित्त और राजस्व को देखता था, तो दीवान तो वित्त राजस्व को देखता था, और प्रधान देखता था प्रशासनिक और सैनिक। फिर ये परगनों में हकीम की नियुक्ति करता था, और अगर राजा कहीं बाहर चला गया, तो राजा की अनुपस्थिति में दीवान ही फिर राज्य को संभालता था, तब उसको कहते थे देश दीवान। फिर एक बख्शी होता था, वो सेना के लिए भर्ती, प्रशिक्षण और अनुशासन के मामले देखता था। अब बख्शी के बाद होता था एक नायब बख्शी, ये क्या देता था? सेना तथा किलों पर होने वाले खर्च का ध्यान रखता था ये। तो बख्शी बड़ा है, वो भर्ती, प्रशिक्षण, अनुशासन देख रहा है। नायब बख्शी जो सेना किले पर होने वाले खर्च को देखता था और रेख का हिसाब भी रखता था। फिर एक होता था शिकदार, ये गैर सैनिक खर्चों का ध्यान रखता था जो सैनिकों के ऊपर नहीं हो रहे, ठीक है? और नगर की कानून व्यवस्था को देखता था कौन? शिकदार। और मुगलों के टाइम पे इसको कोतवाल कहते थे, शिकदार को ही। फिर एक होता था मीर समा, मीर समा होता था जो राजकीय महलों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, जब महलों में भाई कोई कमी पड़ रही है, कुछ चीज़ की कमी हो गई है, तो उसको आवश्यकता मीर समा करता था, राजकीय उद्योगों पर नियंत्रण रखता था ये। फिर वकील होता था, ठिकाने का प्रतिनिधि होता था, राजधानी में ठिकाने का प्रतिनिधि। फिर एक होता था नैमित्तिक, नैमित्तिक हुआ था राजा का ज्योतिषी होता था ये। फिर मीर मुंशी क्या है? राजा की तरफ से पत्र लिखता था, ठीक है? और एक होता था कौन? राजपुरुष, राजपुरुष कौन थे? पृथ्वीयार के टाइम पे ये जितने भी अधिकारी हैं इन सबको राजपुरुष कहते थे, पृथ्वीयारों के टाइम पे। फिर आगे चले अपन, न्यायिक प्रशासन क्या था? तो राजा सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी था, वही अपराध और बड़े अपराध और मृत्युदंड देखता था। फिर हकीम, हकीम क्या करता था? खालसा क्षेत्र में न्याय का काम करता था, जहाँ पे राजा की जमीन है, राजा का क्षेत्र है जहाँ पे डायरेक्ट। और जागीर, जागीर में है ना सामंत देखते थे, तो हकीम तो देखता था कहाँ पे? खालसा क्षेत्र में। अब अपन ने देखा था यहाँ पे कौन की हकीम की नियुक्ति कौन करता है? तो अपन ने देखा था दीवान, दीवान कर रहा था हकीम की नियुक्ति, तो वही हकीम है ये, जो खालसा क्षेत्र में न्यायिक अधिकारी होता है, ठीक है? फिर आगे चलें तो छोटे मामले जैसे ग्राम पंचायत और जातीय पंचायत देखती थी, और धर्मशास्त्र के आधार पर न्याय किया जाता था, ठीक है? मुकदमों का गवाही का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे लोग, और कुछ सामंत के पास शरण देने का अधिकार भी होता था, इसलिए बड़े बड़े अपराधी बच जाया करते थे। फिर भू राजस्व में देखें तो भूमि दो प्रकार की हुआ करती थी, कृषि भूमि और एक चारनोद भूमि। अब कृषि भूमि भी दो प्रकार की होती थी, उसमें भी एक होती थी उन्नाव और एक होती थी बरानी। तो उन्नाव या पीव इसमें होती थी जिसमें सिंचाई के कृत्रिम साधनों का उपयोग करते थे, और एक है बारानी, बारानी जिसमें वर्षा द्वारा ही सिंचाई होती थी। तो बारानी में वर्षा द्वारा
और उन्नाव में होती थी कृत्रिम साधनों द्वारा। फिर एक चरणोता भूमि, तो भूमि के दो प्रकार में दूसरा प्रकार है चरणोता। ये होती थी सार्वजनिक भूमि, और यहाँ पे सभी का सामूहिक अधिकार होता था इस भूमि पे, और इसको राजा खालसा भी नियुक्त मतलब घोषित नहीं कर सकता था। ये एक तरीके से गोचर भूमि है। फिर है भूस्वामित्व। तो वैसे तो सैद्धांतिक रूप से तो राजा ही होता था, पर व्यवहारिक में किसान होते थे। अब किसान भी दो प्रकार के थे, बापीदार किसान। बापीदार वो किसान थे जिनके पास खुद की जमीन होती थी, भूमि का पट्टा होता था, और उसे भूमि के पट्टे को दाखिला कहते थे। वह अपने खेत में कुआं खुदवा सकता था, लकड़ी प्राप्त कर सकता था, और अकाल स्थिति में वो बाहर जा सकता था। और ऐसा नहीं है कि अगर वो बाहर चला गया तो उसकी भूमि को फिर राजा खालसा घोषित कर देगा, खुद की घोषित कर देगा। उसको घोषित नहीं कर सकता था। कौन सी को? बापीदारी किसान को। पर गैर बापीदार किसान होते थे जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी और दूसरों की जमीन पर खेती करते थे। इन्हें क्या कहते थे? शिकमी कहते थे, शिकमी। फिर एक है भू राजस्व। अब राजस्व भी दो तरीके से लिया जाता था, या तो खाद्यान्न के रूप में ले लें, ठीक है, उसको तो कहते हैं भोग, या फिर नगद ले लें, नगद को कहते थे हिरण्य, ठीक है। और ध्यान रखते थे तीन चीजों का जब निर्धारण करते थे: भूमि की उत्पादकता कैसी है, बाजार बाजार में मूल्य कैसा है फसल का, और किसान किस जाति का है। तो राजपूत और ब्राह्मण से कम लेते थे। फिर भू राजस्व अधिकारी हुआ करते थे। तो राज्यों में तो कौन थे? राज्यों में तो थे पटवारी, और गांवों में होते थे चौधरी और पटेल, जो ये भू राजस्व वसूलते थे। अब कर के कुछ प्रकार हैं, उनको देखें। तो लाटा कुंता, लाटा कुंता है फसल के अनुमान के आधार पर कर। फिर डोरी, डोरी क्या है? भूमि के मापन के आधार पर कर। मुक्ता क्या है? संपूर्ण गांव की भूमि का राजस्व एक साथ अगर इकट्ठा करे तो उसको कहते हैं मुक्ता। घूगरी क्या है? फसलों के बीज के अनुमान के आधार पर अगर कर लगाएं, तो बीज दिए उस हिसाब से अगर कर लगा दिया। और एक है जाजम, जाजम क्या है? भूमि की खरीद बिक्री पर जो कर लगता था। फिर एक होता है सिंगोटी, सिंगोटी पशुओं की खरीद बिक्री पर लगता था। दान, दान क्या था? एक स्थान से दूसरे स्थान पे माल के व्यापार पे लगता था। और इतना सायर, सायर क्या है? मार्ग पे कर जो लगता था, मार्ग पे कर, सायर।